गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का भी और सिलेबस का भी। तो चैप्टर का नेम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट दैट कंप्राइज ट्रांजेक्शन्स ऑफ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा अकाउंट हम बनाते हैं जिसके अंदर हम कुछ ट्रांजैक्शंस को कंप्राइज करते हैं, यानी कि उसमें शामिल करते हैं जो भी हमारे रेजिडेंट हैं और या फिर नॉन रेजिडेंट हैं। तो उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस मतलब कि वो इंडिया से जो भी लेके जा रहे हैं या इंडिया को जो चीज दे रहे हैं, तो वो क्या क्या आइटम्स हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, इसमें शामिल करते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक खास टाइम के ऊपर। यानी क्या, पूरा एक साल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हुई हैं हमारी दूसरी कंट्री के साथ, वो ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उस स्टेटमेंट को हम रखते हैं ध्यान में, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट। एक तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो रिकॉर्ड हम रखने वाले हैं, स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है। जितनी गुड्स और सर्विसेज हमारी इंडिया से बाहर जा रही हैं या इंडिया के अंदर आ रही हैं, तो उन सब का एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले तो वो शामिल होता है द प्राइमरी इनकम अकाउंट। एक तो प्राइमरी इनकम अकाउंट शामिल होता है। प्राइमरी इनकम का मतलब कि हमारे जो फैक्टर इनकम है, अगर कुछ लेबर हम बाहर भेजे हुए हैं तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी लेबर अगर बाहर काम कर रही है तो उनकी जो कमाई हुई इनकम है वो इंडिया में आती है, राइट। इसी तरह से बाहर के कुछ लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं बाहर के, जिसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो इस तरह से उनकी भी इनकम क्रिएट होती है जो हम बाहर भेजते हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम को प्राइमरी इनकम, राइट। एक होता है सेकेंडरी इनकम अकाउंट। तो सेकेंडरी इनकम में क्या होता है, जो हमारी ट्रांसफर होती है इनकम, ठीक है, जैसे हम करंट ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, कि जो इनकम हमारे पास क्रिएट हुई है, जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ लोग अपनी इनकम्स को इंडिया में भेजते हैं, अपनी फैमिली को भेजते हैं, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम होता है, यानी कि वो फैक्ट्री इनकम नहीं है। इसके अलावा पहले से कमाई हुई इनकम को हम जब ट्रांसफर कर देते हैं, करंट ट्रांसफर करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को एज ए गिफ्ट या कुछ ऐसे डोनेशन हम कर दे देते हैं, तो वो सारा सेकेंडरी इनकम अकाउंट के अंदर आता है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या चेक करते हैं, कैपिटल अकाउंट को चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसको पूरे डिटेल हम करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। एंड द फाइनेंशियल अकाउंट को हम चेक करेंगे, ठीक है। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं, इन सब का ध्यान रखते हैं, तो वो क्या बन जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का और मीनिंग समझने के लिए हम एक डेफिनेशन और रीड करते हैं। सो बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके जो प्रोवाइड करती है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक है, और इसके अंदर पूरा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है। इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली जो भी हमारी लेन देन है बाहर की कंट्री के साथ, वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस को बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, हमारी कंट्री के लोगों के जो है वो रिकॉर्ड सारा लिखा जाएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी अपनी कंट्री को छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितना भी है डीलिंग है, उन सबके ट्रांजेक्शन जो भी उन्होंने करी है इंडिया के साथ, वो हम रिकॉर्ड में रखते हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। तो एक साल के अंदर अंदर जो टाइम पीरियड है, उसी के अंदर हम ये सारा जो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है, इकोनॉमिकली रिकॉर्ड, वो हम रखते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 ईयर का टाइम पीरियड अगर बोल दे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बीओपी बोलते हैं, राइट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिक अकाउंटिंग रूल ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन बीओपी। तो बीओपी को बनाते हुए कौन कौन सी खास चीजों को हम ध्यान में रखते हैं रिकॉर्ड करते हुए ट्रांजेक्शन्स को। तो पहला है क्रेडिट एंड डेबिट एंट्री। जब भी कोई ट्रांजेक्शन जो होती है बाहर की कंट्री के साथ, उसका एक डेबिट या फिर क्रेडिट एंट्री के तौर पे हमें उसकी एंट्रेंस करनी है, राइट। दूसरा क्या होता है, एनी ट्रांजेक्शंस दैट रिप्रेजेंट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंट्री। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स, कोई भी लेन देन, ट्रांजेक्शन्स का मतलब लेन देन, जो भी अकाउंट स्टूडेंट्स है बेटे वो इन सारी टर्म्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि एंट्री का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है। लेकिन जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, राइट। तो पहले मैं बता रही हूँ ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है लेन देन करना। तो जो भी हम लेना देना है हमारे बाहर की कंट्री के साथ,
दैट रिप्रेजेंट, तो उसमें वो जो ट्रांजेक्शन्स है वो क्या समझाता है हमें, उसमें एक चीज होती है इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बाहर की करेंसी, फॉरेन से आने वाला पैसा, उनकी करेंसी, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि हम फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के अंदर रीड किया था, जैसे कि डॉलर्स, पॉन्ड्स, इस तरह की करेंसी बाहर से आती है। तो इनफ्लो, कई बार हमारी कंट्री में अंदर ऐसा इनफ्लो होता है बाहर की करेंसी का, और कई बार आउटफ्लो भी होता है, राइट। तो इनफ्लो जब होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट से दुनिया के, तो जगह से हमारे पास पैसा आता है, विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंट्री। तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट एंट्री में डाला जाता है इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में हम ये चीज डालते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह के अकाउंट्स बनते हैं बेटे। तो जैसे अकाउंट बनना होता है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन लो, कभी भी किसी चीज का अकाउंट बनाना है तो सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है क्रेडिट साइड, एक होता है डेबिट साइड, राइट। तो बीओपी के अंदर हम बैलेंसेस करेंगे, तो एक साइड हमारी होती है डेबिट, यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट आइटम्स जो हमें डालनी है, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट आइटम्स। ये जो अकाउंट हमारा बन रहा है, तो ये एक बनता है बेटे, यहाँ पे हम डेबिट साइड लिखते हैं, क्योंकि इस साइड में हम डेबिट लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है। चाहे बुक के ऊपर आपको इस साइड में क्रेडिट दे रखा है, लेकिन हम अकाउंट बना रहे हैं। जब सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाए तो आप किसी भी साइड में क्रेडिट या डेबिट आइटम लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे ऊपर अकाउंट मेंशन कर दिया, तो इट मीन्स अकाउंट बनाने के बारे में बता रही हूँ। तो अकाउंट के लिए यहाँ पे इस साइड में आप डेबिट ही लिखोगे, ठीक है, और इस साइड में हम क्रेडिट वर्ड लिखेंगे, CREDIT, क्रेडिट आइटम्स। तो अगर अकाउंट है तो आप इस तरह से लिखोगे। अगर सिंपल आपने बीओपी स्ट्रक्चर बताना है तो आप कैसे भी एक साइड में क्रेडिट बता दो, एक साइड में डेबिट, वो उसमें फिर ऑप्शन नहीं होती कि कहाँ पे कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। जस्ट आप प्रैक्टिस बता रहे हो उस टाइम। अब मैं बता रही हूँ अकाउंट बनाना। तो बीओपी जब बनाते हैं तो कुछ क्रेडिट आइटम्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे रीड किया है पहली लाइन के अंदर, उसमें हमने क्या बोला है कि इनफ्लोस देखना है हमें, ठीक है। इनफ्लोस के अंदर क्या क्या आते हैं आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इनफ्लोस हमने क्रेडिट साइड के ऊपर लिखना है, और जो क्रेडिट साइड का हमारा साइन होता है वो हमेशा जो शो करता है क्रेडिट साइड में, वो आपको मिलेगा प्लस के अंदर, राइट। तो प्लस साइन हमें यहाँ पे देना है। प्लस का मतलब जितना भी बीओपी में बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इस साइड में आइटम में डालनी है। जब बीओपी हमारा कम होगा तो इसका मतलब डेबिट हो गई, कुछ आइटम यहाँ से चली गई, तो उसको माइनस कहते हैं, ठीक है। बीओपी में जो भी बढ़ेगा वो इस साइड में, जो माइनस होगा वो इस साइड में, जिसको हम डेबिट बोलते हैं। तो नीचे हमने वही चीज लिखी है, एनी ट्रांजेक्शन दैट क्रिएट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर यहां से पैसा हमारा बाहर जाता है, आउटफ्लो होता है इंडिया से, कहाँ पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट में दुनिया के, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट एंट्री। तो उसको हम डेबिट एंट्री के अंदर डालेंगे। एंड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यानी कि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हम रफली सा ड्रॉ कर रहे हैं, उसके डेबिट साइड में आप वो चीज लिखोगे कि इतना है आउटफ्लो हो गया मनी का हमारी कंट्री से। अगर पैसा आ रहा है तो आप इस साइड में लिखोगे क्रेडिट साइड में, जिसको बोलते हैं इनफ्लो होना, राइट। समझ आ गया होगा आई होप इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब, और इनफ्लो में क्या क्या चीजें होती हैं, आउटफ्लो में क्या क्या लेते हैं, वो अब हम नीचे स्ट्रक्चर के अंदर रीड करेंगे। इसके तीसरे पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में वहां पे मैंने लिखा है कि फोर्थ क्या है, इनफ्लो का मतलब। तो इनफ्लो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हम करते हैं डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स आउटसाइड इंडिया, हमारी चीजों की जो बाहर की कंट्री में डिमांड हो रही है, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, जब भी हम यहाँ से गुड्स भेजेंगे बाहर, सर्विसेज हमारे बाहर जाएगी, तो बदले में हमें क्या मिलेगा, पैसा, यानी कि बाहर की करेंसी हमारे इंडिया में आएगी। हम जब कुछ देते हैं तो एक्सचेंज के तौर पे वो भी हमें कुछ देंगे, क्या देंगे, वो मनी। मनी मतलब फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि बाहर की करेंसी। तो उस टाइम इनफ्लो होगा हमारे पास किस चीज का, फॉरेन करेंसी का, राइट। बाहर की करेंसी हमारे देश में आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इनकम रिसीवेबल। अगर इनकम रिसीवेबल का पॉइंट है तब भी इनकम हमारी कंट्री के अंदर आएगी। इनकम कैसे क्रिएट होगी हमारी कंट्री में, इनकम कैसे होती है बेटे रिसीव, जैसे कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, राइट। तो इन्वेस्ट करेगी तो इंडिया में पैसा लगाएंगे, तो यहाँ पे इंडिया क्या करेगी, बदले में वो कुछ ना कुछ पे करेगी, ठीक है। तो उनको पेमेंट करेंगे हम एज ए प्रॉफिट, जैसे कि उन्होंने कोई शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो बदले में हम क्या देते हैं, उनको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से
शेयर मार्केट में अगर करते हैं, तो हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, डिविडेंड जा रहा है। तो इसी तरह से अगर हमें हमारी इन्वेस्टमेंट जो है बाहर की कंट्री में हो रही है, तो बाहर वाले लोग हमें क्या देंगे, कुछ प्रॉफिट देंगे। कैसे, कुछ डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर, बाहर की कंपनी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या बाहर किसी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है उसमें लोन दे रहे हैं, तो बदले में उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, लोन देना मतलब एक फैक्टर को यूज कर लिया ना, ये फैक्टर इनकम्स है। हमने पैसा बाहर दे दिया, हमारे इंडियंस ने पैसा बाहर दिया किसी को, इंडियन ने लोन दे दिया, और लोन के बदले में उसने क्या रिसीव किया, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट क्या होगी, हमारी इनकम रिसीवेबल। सिमिलर ट्रांसफर रिसीव्ड, अगर कुछ बाहर से हमारी कंट्री में यूनिलेटरल ट्रांसफर आ रही है, किसी का कुछ रिलेटिव यहाँ पे है, वो पैसा भेज रहा है, कुछ ऐसे गिफ्ट जो हमें मिल रहे हैं, या कुछ भी वो मनी के तौर पे भेज रहा है, तो ऐसी करेंसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, यानी कि करंट ट्रांसफर। तो वो भी रिसीव्ड हमारे यहाँ पे आते हैं। इन सब जगह के ऊपर क्या होगा, हमारी कंट्री के अंदर इनफ्लो होगा, किसका, फॉरेन करेंसी का। राइट, इनकम की वजह से भी जब कुछ आता है तो इनकम हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, ट्रांसफर रिसीव्ड में फॉरेन करेंसी आ रही है, इनफ्लो हो रहा है। रिडक्शन इन द फॉरेन एसेट, अगर हमारी कंट्री कि हमारे इन्वेस्टर कोई ऐसा है जिसने कि बाहर अपनी लैंड जमीन खरीदी हुई है, एक एसेट है, लेकिन अब वो फॉरेन में जो एसेट पड़ी हुई है उसको हम बेच रहे हैं, अगर बेच रहे हैं उसकी रिडक्शन होगी, यानी कि वो फॉरेन एसेट खत्म होगी। अब बदले में क्या होगा, पैसा आएगा, तो पैसा क्या, फॉरेन करेंसी उस पर्सन के पास आ जाएगी जो इंडिया में रह रहा है, यानी कि इनफ्लो फिर से हो जाएगा। इंक्रीज इन फॉरेन लाइबिलिटी, अगर बाहर से हम कुछ लोन ले रहे हैं, उधार लिए जा रहे हैं, तो वहां से भी क्या आएगा, उधार के तौर पे अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी आ रही है इंडिया में, इनफ्लो हो रहा है इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी का। तो ये सारे हमारे पास हैं सोर्स जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि इंडिया में इनफ्लो होता है, पैसा आ रहा है। तो बीओपी इन सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड में रखता है। तो बीओपी के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमें यहाँ पे इनफ्लो करवाती है फॉरेन करेंसी की, बाहर की कंट्री से जो आने वाले डॉलर्स बॉन्ड्स हैं, उन सबको अगर बढ़ जाएगा हमारी कंट्री के अंदर, तो इसी साइड में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इनकम आ गई तो भी प्लस करेंगे, अगर हमारे पास एसेट कोई कम होगी तो भी पैसा आएगा, इन प्लस करेंगे। जितने भी हमने इनफ्लो के पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे इसमें आएंगे, तो बीओपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बीओपी के अंदर हर करेंसी को हम प्लस प्लस कर रहे हैं, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को प्लस कर रहे हैं, तो इनफ्लो वाली साइड बढ़ गई है। अब आता है डेबिट साइड के अंदर क्या क्या आता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाते रहेंगे तो हमें आउटफ्लो का समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री को तो पैसा इनफ्लो होता है। अब यहाँ पे अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, तो पैसा क्या होगा, उस टाइम आउटफ्लो करेगा। ठीक है, उस टाइम हमारे यहाँ से बीओपी में डेबिट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास से करेंसी जाएगी, पैसा जाएगा। राइट, इसके अलावा अगर हमें इनकम पेमेंट करनी हो, यहाँ पे कुछ पर्सन्स बाहर के बैठे हुए हैं, फैक्टर इनकम, तो उनको हमने पेमेंट्स करनी है, तो उस टाइम पेमेंट के तौर पे भी क्या होएगा, पैसे का आउटफ्लो होएगा। इसके अलावा हमने क्या किया था, ट्रांसफर रिसीव्स, अब हम ट्रांसफर पेमेंट बोलेंगे इस चीज को। राइट, ट्रांसफर पेमेंट, तो उसमें भी पैसा क्या होगा, हमारा आउटफ्लो होएगा, बाहर की कंट्री में जाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमारे पास एसेट हमने खरीद ली है बाहर की किसी कंट्री के अंदर, फॉरेन एसेट खरीदी है, तो फॉरेन एसेट खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट्स करनी पड़ेगी। तो पेमेंट्स करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा कि पेमेंट्स के लिए फॉरेन करेंसी बाहर की कंट्री में जाएगी। राइट, और कैसे जाती है, ये हमने पहले किया हुआ है कि रुपीस हम पहले फॉरेन एक्सचेंज बैंक में जमा करवाएंगे और वहां से क्या लेंगे, डॉलर्स की डिमांड करेंगे, तो वो डॉलर्स डिमांड करके हम बाहर की कंट्री में भेजेंगे, तो क्या होगा, हमारे यहाँ से आउटफ्लो होगा करेंसी का। ठीक है, या फिर जो हमारे रिजर्व के तौर पे पड़े हुए हैं आरबीआई के पास, वो पैसा क्या होगा, वो फॉरेक्स रिजर्व क्या होगा, यूटिलाइज किया जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा उस टाइम यहाँ से पैसे का, यानी कि फॉरेन करेंसी का। क्लियर। इसके अलावा अगर लाइबिलिटी की बात करें, रिडक्शन इन फॉरेन लाइबिलिटी, अगर फॉरेन लाइबिलिटी हमारी कम हो जाती है, तो फॉरेन लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हमने पेमेंट्स करनी है, अब जो लोन ले रखा था उसको पेमेंट करना है, पेमेंट करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, करेंसी को देना पड़ेगा, फिर से क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो ये सारे पार्ट हैं जो बीओपी को आउटफ्लो वाली साइड पे लेके जाते हैं। इट मीन्स बीओपी का ये डेबिट बैलेंस क्या होगा, यानी कि माइनस, पैसा क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर इंपोर्ट कराया तो पैसा क्या हो गया, बाहर चला गया, माइनस हो गया। तो बहुत सारे जो हमने पॉइंट्स पढ़े उन सब केसेस में हम माइनस माइनस करेंगे। लास्ट ऑफ द डे ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, इनको क्लोजिंग कर देंगे बैलेंस को, जितना आया जितना चला गया उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसको बैलेंसिंग करना पड़ता है। इस साइड को प्लस करेंगे, प्लस भी करके हम बैलेंसिंग चेक करेंगे कौन सी साइड बड़ी है कौन सी कम है। तो जो बैलेंस आएगा या तो वो
कम होगा, दोनों को इक्वल भी आ सकता है, ठीक है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक चीज हमारी ज्यादा आती है, दूसरी साइड हमारी कम भी आती है। वहां पे अब हम टॉपिक छोड़ रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में डेबिट भी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसको इस वाले टॉपिक के बाद फिर से डिस्कस करेंगे उस पॉइंट को। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कॉम्पोनेंट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं वो तो हमें समझ में आ गया, कुछ इनफ्लोज होता है, कुछ आउटफ्लो होता है। लेकिन इसमें भी हमें डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट के अंदर, दो अकाउंट्स के अंदर। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट को। क्या होता है करंट अकाउंट? इट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। करंट अकाउंट के अंदर हमने वो चीजें लेनी है, एक तो गुड्स वगैरह, या हम बाहर की कंट्री में दे रहे हैं या बाहर से ले रहे हैं। सेम सर्विसेज जो हम बाहर की कंट्री को दे रहे हैं या फिर उनसे ले रहे हैं। और नेक्स्ट आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, अगर बाहर से हमारा कुछ पैसा आ रहा है कंट्री के अंदर या बाहर की तरफ जा रहा है। तीन पॉइंट्स को हम प्लस करेंगे तो वो बन जाता है करंट अकाउंट, ठीक है। तो अब इसमें हम फर्स्ट क्या है कि गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, राइट। सो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे गुड्स, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम इन चीजों का रिकॉर्ड रखेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसके बाद हम क्या रिकॉर्ड रखते हैं, सेकेंड नंबर पे सर्विसेज का ध्यान रखते हैं, राइट। यानी कि एक्सपोर्ट होने वाली सर्विसेज और इंपोर्ट होने वाली सर्विसेज का ध्यान रखते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दूसरे के अंदर। तो सर्विसेज भी हमारी दो तरह से गिनी जाती हैं। फर्स्ट होता है फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होता है बेटे, कि जब हमारे कुछ फैक्टर्स बाहर पे जाके काम करते हैं या बाहर से कुछ फैक्टर इंडिया में आके काम कर रहे हैं या फिर हम यूज कर रहे हैं उन फैक्टर्स को, तो उसको बदले में जो भी पेमेंट्स मिलती है वो सारी आता है सर्विस के बदले में होने वाली पेमेंट्स या सर्विस के बदले में मिलने वाली इनकम, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज बोला जाता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किया था कि एक अगर बाहर से कोई हमारा फॉरेनर इंडिया में आके काम कर रहा है इंडिया में, तो उसको इंडिया में अगर उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है या अगर वो काम ही इंडिया में आके कर रहा है, वर्क कर रहा है इंडिया में, तो बदले में हम वो प्रॉफिट की डिमांड करेगा, प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो जो प्रॉफिट उसको दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, फैक्टर हमने यूज किया फॉरेन से, तो वो यहाँ पे काम कर रहा है और उसके बदले में हमने उनको प्रॉफिट दिया। तो वो जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, उसकी सर्विस के बदले में उसको मिलने वाला प्रॉफिट है, राइट। सो इसी तरह से अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्टमेंट भी करता है, वर्क के अलावा कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, तब भी उसको प्रॉफिट की उम्मीद रहती है, तो बदले में वो क्या करता है, डिविडेंड लेके जा सकता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, उसकी फैक्ट्री में मिलने वाली, उसके बदले में मिलने वाली इनकम है। इसी तरह से अगर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाता है तो कहीं पे लोन देता है, तो लोन दे रहा है तो वो भी एक क्या हो गया हमारे लिए, फैक्टर हो गया। लोन दिया तो बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन पेमेंट कर दिया, या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, वर्कर के तौर पे काम करे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट कर दी फॉरेनर ने तो हम क्या बोलेंगे, उसके बदले में उसको जो मिलेगा डिविडेंड, वो क्या हो गया, उसका इनकम हो गया, जो वहां पे सर्विस के बदले में उसको मिल रही है। सेकेंड होता है बेटे नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज के बदले में भी क्या होता है, पेमेंट्स जो है आ रही है या फिर जा रही है, उनका पूरा रिकॉर्ड बीओपी के अंदर लिखना पड़ता है हमें। जैसे कि शिपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट, या फिर इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना, या फिर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो किसी तरह की भी सर्विसेज जो है वो हो सकती है। तो इसी तरह से जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि व्हेन फॉरेनर शिप अगर है आर हायर्ड बाय आवर कंट्री, अगर कोई फॉरेन का शिप हमारी कंट्री ने हायर कर लिया, हायर किया किस काम के लिए, इंडिया ने हायर किया उसे, ताकि बाहर की कंट्री से जो है ये फॉरेन से माल को यहाँ तक शिफ्ट किया जा सके इंडिया तक, राइट। तो बाहर की कंट्री से हमने क्या किया है, शिपिंग बिजनेस जो है, मतलब फॉरेन शिप हमने क्या किया, हायर किया है। तो हमने जो बाहर से इंपोर्ट करवाया है, इंपोर्ट की पेमेंट्स तो हमने करनी ही करनी है, और साथ में हम क्या करेंगे, ये जो फॉरेन शिप है
वो हमने हायर किया था, ठीक है। तो फॉरेन शिपिंग कंपनी को हमें क्या करना पड़ेगा, उस शिपिंग कंपनी को भी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एज ए सर्विस उनकी जो है ली है, ताकि हम अपना गुड्स जो है वहां से इंडिया में ट्रांसफर कर सके, राइट। तो हमने क्या किया, शिपिंग कंपनी की सर्विसेज ली है। अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं तो बदले में क्या करेंगे, पेमेंट्स। तो इसी तरह से कुछ बाहर के लोग भी इंडिया में आते हैं, ठीक है। बाहर के लोग जो है इंडिया से एक्सपोर्ट करवाते हैं, तो हमारी जो शिपिंग कंपनीज हैं वो भी बाहर के फॉरेनर्स को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और यहाँ से माल हम उनकी कंट्री तक पहुंचाते हैं। तो वो बदले में क्या लेंगे, शिपिंग कंपनीज पैसा लेती हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी लेती हैं। तो इसी तरह से इन सब का जो रिकॉर्ड है वो भी क्या किया जाता है, बीओपी के अंदर ऐड किया जाता है। इसी तरह से कई बार जो इंपोर्ट किया हुआ सामान है उसका भी इंश्योरेंस करवाया जाता है। बाहर की फॉरेन कंट्रीज जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ही कई बार उस सामान का इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो इंश्योरेंस अगर बाहर की फॉरेन कंट्री के थ्रू हो रहा है तो इट मीन्स उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस करवाया तो साथ में हमें पेमेंट्स करनी पड़ेगी, प्रीमियम हमें भेजना पड़ेगा, राइट। तो ये सारा प्रोसेस है, कौन सा, नॉन फैक्टर सर्विसेज जिसको बोलते हैं। या तो हम ले रहे हैं सर्विसेज या हम इसी तरह से सर्विसेज बाहर की कंट्री को दे रहे हैं, तो दोनों का रिकॉर्ड जो है वो करंट अकाउंट के अंदर मेंशन किया जाता है, राइट। सो अभी हमने दो कौन से मेन पॉइंट रीड किए हैं करंट अकाउंट के अंदर। एक तो गुड्स की बात कर ली, चाहे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा हमने सर्विस को डिस्कस किया है, या चाहे वो फैक्टर सर्विसेज हो या फिर नॉन फैक्टर सर्विसेज हो। तीसरा इसमें हमने और क्या लेना है करंट अकाउंट के अंदर, यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्या होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर? सो इसका मतलब होता है कि यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब होता है जैसे कोई गिफ्ट बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है, कोई ग्रांट्स या डोनेशन हमारी कंट्री में आ रहा है, या रेमिटेंस हमारी कंट्री में आ रहे हैं। ये रेमिटेंसेस क्या होता है कि जैसे कोई बाहर कोई फॉरेनर, मतलब बाहर में हमारे रेजिडेंट्स रह रहे हैं, बट रेजिडेंट सेटल अब्रॉड। तो अगर रेजिडेंट ही इंडिया का रेजिडेंट है लेकिन वो बाहर सेटल्ड है, ठीक है, तो वो अपनी इनकम भेज रहा है, ठीक है। तो ऐसी इनकम्स को, ट्रांसफर इनकम्स को क्या बोला जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं, या फिर करंट ट्रांसफर के नाम से बोला जाता है। तो करंट अकाउंट के अंदर हम ये भी चीजें इंक्लूड करते हैं। सो बेटे करंट अकाउंट के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो भी कई बार वन वर्ड्स में आते हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। कि हमें पता है कि एक्स माइनस एम क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा वो आ जाएगा ट्रेड बैलेंस, ठीक है। इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट लेस करके। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और माइनस करेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर उसको ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस निकालना है तो हम लिखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर्स या फैक्टर सर्विसेज, जो भी होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और माइनस कर देंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, राइट। तो वो हमारे पास आ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस। ये आ गया ट्रेड बैलेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, अगर इस तरह का फॉर्मूला आ जाए तो उसको बोलेंगे कि सर्विसेज का बैलेंस, सर्विसेज बैलेंस, ठीक है। और अगर कंबाइंड ले लें हम कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर कंबाइंड ले लें तो हमारे पास अगर फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा तो हम बोलेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंसेस, फिर ऐसे बोलते हैं, ठीक है बेटी। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनविजिबल बैलेंसेस क्या होते हैं। तो इसमें हमने सारे अकाउंट्स लेने जितने अभी तक हमने पढ़े हैं, ट्रेड को छोड़ के, बैलेंस ऑफ ट्रेड को छोड़ के, सिर्फ इनविजिबल्स के अंदर क्या क्या आता है, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज और बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज। बैलेंस ऑन इनकम का मतलब ही होता है फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस ले लेंगे, नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस ले लेंगे, और प्लस करेंगे यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी कि करंट ट्रांसफर का बैलेंस। तीनों के अगर हम बैलेंसेस को प्लस कर देते हैं तो उसको इनविजिबल बैलेंसेस बोला जाता है। इट मीन्स जो सिर्फ ट्रेड बैलेंसेस है इसको हम खाली विजिबल बैलेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम विजिबल मतलब गुड्स हमारी विजिबल्स होती हैं, दिखाई देती हैं, इसलिए इसको खाली हम क्या बोलते हैं, विजिबल भी बोलते हैं। और इनविजिबल क्या होता है, इन तीनों को प्लस करके हमें इनविजिबल मिलता है, राइट। एक फॉर्मूला और होता है बेटे, जैसे कि करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस COB भी कहते हैं। तो वो कैसे बनता है, ट्रेड बैलेंस उठाएंगे हम, यानी कि ये वाला गुड्स का, प्लस कर देंगे इसके अंदर इनविजिबल बैलेंसेस। तो अगर हम इनविजिबल सारे बैलेंसेस ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 बैलेंसेस होते हैं इनविजिबल के अंदर, 1, 2 और 3, दोनों सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो सारे का सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, ठीक है, ट्रेड भी आ गया,
यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ गया, सर्विसेज भी आ गया और साथ में यूनिट ट्रांसफर भी आ गया, राइट। तो बन जाता है हमारा COB यानी कि करंट अकाउंट बैलेंस। सो बेटे बैलेंस ऑन करंट अकाउंट के अंदर हम कैसे डील करते हैं वो हम देखते हैं कि इफ द सम ऑफ डेबिट आइटम ऑफ करंट अकाउंट, हमने अभी रीड किया है कि एक अकाउंट हम बनाते हैं जिसके अंदर कुछ डेबिट साइड के आइटम होती हैं जिसको हम DR लिख देते हैं और कुछ क्रेडिट साइड के आइटम होते हैं जिसको हम शॉर्ट में CR भी लिख सकते हैं, राइट। इस तरह से हमने अकाउंट अभी देखा था बनते हुए। इफ द सम ऑफ डेबिट आइटम ऑफ करंट अकाउंट एक्सीड द सम ऑफ इट्स क्रेडिट आइटम, अगर हमारे पास क्रेडिट साइड की आइटम कम है, इनका टोटल करेंगे तो वो कम है, ठीक है, और डेबिट साइड का अगर टोटल करेंगे तो वो ज्यादा है। अगर डेबिट साइड हमारी ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो क्या कहते हैं, देन अ कंट्री इज रनिंग इज करंट अकाउंट डेफिसिट, तो उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, यानी कि CAD। तो ये समझाना जरूरी था क्योंकि कई बार आता है कि CAD का मतलब क्या है, तो आपको समझ आना चाहिए कि जब आपका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है वो ज्यादा शो हो रहा हो क्रेडिट बैलेंस से तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। डेफिसिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था कि डेबिट का मतलब क्या होता है, यानी कि माइनस ट्रांजैक्शंस, और माइनस का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ से करेंसी आउटफ्लो ज्यादा हो रही है और इनफ्लो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पैसा कम आ रहा है लेकिन जा ज्यादा रहा है तो इट मीन्स इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, पैसे की फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो रही है, यानी कि डेफिसिट हो रहा है, तो इसीलिए इसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। दिस मीन्स वी आर इम्पोर्टिंग मोर देन द एक्सपोर्ट, इसका मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करवा रहे हैं, इसी वजह से हमें आउटफ्लो ज्यादा करना पड़ रहा है, बाहर की कंट्री को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, राइट। सो दिस डेफिसिट में बी फाइनेंस्ड ओनली बाय द बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेनर्स सेलिंग बोन्स जनरली टू फॉरेन बैंक्स। तो डेफिसिट जो है इस तरह से भी हो सकता है फाइनेंशियल, यहाँ पे डेफिसिट बैलेंस इसलिए भी आता है कई बारी कि ओनली बाय द बोरिंग फ्रॉम द फॉरेनर्स, कि हम फॉरेनर से ज्यादा बोरो कर रहे हैं, ठीक है, बोरिंग फ्रॉम द फॉरेनर्स अगर हम ज्यादा ले रहे हैं और उस केस में भी हमारा डेफिसिट क्रिएट होता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिकेट नेट आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द कंट्री। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ये क्या हमें शो करता है कि आउटफ्लो ज्यादा है इनकम का हमारी कंट्री से, तो वो चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती है, राइट। और अगर इनफ्लो वाली साइड हमारी ज्यादा होगी आउटफ्लो से तो वो बन जाएगा हमारे पास सरप्लस, यानी कि करंट अकाउंट सरप्लस होगा। उस केस के अंदर हमारे पास आ ज्यादा रहा होगा उस टाइम और जाने वाला करेंसी कम हो रही होगी, तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। सो बेटे आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम करेंगे इसके बाद बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस क्या क्या होती हैं पहले वो देखेंगे, फिर उसका बैलेंस ऑन देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, राइट बेटे, ओके।